Good evening, everyone. Hope you all are doing good. चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? चलिए, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, yesterday we were talking about कल हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. So the yesterday's class we were talking about properties of soil. लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी थी? What was the last property? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कर लिया था. सो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एप्लीकेबल ओनली फॉर ड्राई कंडीशन. क्या सर? अच्छा, सॉलिड के अंदर और कौन सी कंडीशन आएगी? हमारा सॉइल का सॉलिड है, उसमें और कौन सी कंडीशन आएगी? Which else condition will be observed in that? पार्ट 6 कर लिया था. पार्ट 6 कर लिया था. तो 7. तो 7 is specific gravity. So next of the property is specific gravity. So next of the property of the soil is termed as specific gravity. So next of the point of reference is specific gravity. हाँ, रिलेशनशिप बता दी थी आपको. रिलेशनशिप वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. तो अगली प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है सॉइल की वो हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को. पहला पॉइंट, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी रेफर्ड इज ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल. तो अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए, अगर आपको सवाल में कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होती है. अगर इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो वो मेंशन करके बताएगा. पर अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है प्रॉब्लम में, इसका मतलब आपको मान के चलना है कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी है, या तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है. अब ये होती किसकी है स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये सॉलिड की होती है. तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, पर आपको ध्यान रखना है, बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की है. तो बोला जाएगा सॉइल, बट इट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड. तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया उसको मैंने. तो जब भी कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की कहलाएगी. तो होती क्या है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी? सो व्हाट इज दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज डिफाइंड एज, तो पहला पॉइंट बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ. ये रेशियो है किसका? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम to the weight of standard fluid. हमारे केस में वाटर है. to the weight of standard fluid of same volume. तो in our case this fluid is water. हमारे केस में fluid water है. इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि volume of solid should be equal to volume of water. तो जिन भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के लिए बेस सेम रखना है. तो फॉर कंपैरिजन बेस मस्ट बी सेम. यहाँ बेस है हमारा वॉल्यूम. तो ये वेट है सॉलिड का टू दी वेट ऑफ वाटर का. आप वाटर की जगह कोई और फ्लूइड भी ले सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा हमारी कहानी में. पर आपको ध्यान रखना है, जिन भी दो चीजों के वेट को आप कंपेयर कर रहे हो, उनका वॉल्यूम क्या हो, सेम हो. तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. अगर मैं इसको आगे और कैलकुलेट करूं, इट इज बीइंग फर्दर कैलकुलेटेड इन डिटेल, तो कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं आएगा. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से. There is no mathematical change if I multiply and divide this with volume of solid. मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है. सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, आप रिप्लेस कर सकते हो एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉल्यूम ऑफ वाटर से. तो मैंने ऊपर वाले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉल्यूम ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया. अब कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब अगर इसको डिटेल में देखें, इफ आई रेफर दिस इन डिटेल, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड. वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूनिट वेट ऑफ वाटर. तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है? स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. ये रेशियो बन गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. अगर आप वेट की जगह मास बोलने लग जाओगे, तो ये रेशियो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो उस समय हम डेंसिटी के टर्म में बोलने लग जाएंगे. अभी हम किसके टर्म में बोल रहे हैं? वेट के टर्म में बोल रहे हैं. प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेट.
तो अगर आपको ये बोला जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है? सॉलिड की है। सो बाय डिफॉल्ट इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स ओनली। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो क्लियर हुई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो नेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी अवेलेबल इज टर्म्ड एज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी है मास, इसको बल्क भी बोलते हैं, इसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कुछ भी नाम दे दो उसका। तो मास है, बल्क है, या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की है। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। पीछे किसकी थी? सॉलिड की थी। इसको कैसे डिफाइन किया है हमने? इसको डिफाइन किया है वेट ऑफ सॉइल। पीछे क्या लिखा था? सॉलिड। सो वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम to the weight of standard fluid of same volume, to the weight of standard fluid of same volume। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है दोबारा वाटर है, अगेन इट इज वाटर, पर इस बार वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर है। पिछली बार वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर था। तो अगर मैं इसकी रेफरेंस निकालूं, इट इज द वेट ऑफ सॉइल टू द वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्या मिलेगा हमें? सिंप्लीफाई करें इसको, मिलेगा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। कैसे सिंप्लीफाई करें? सेम पीछे वाली कहानी की तरह। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाए तो वो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। सिग्निफिकेंस क्या है? सॉलिड हमारे फ्लूइड से कितने गुना भारी है। अगर हम मास, बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, इसका मतलब ये सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इस बार फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हमारी सॉइल स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में कितने गुना भारी है। हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? पानी है। आवर स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। कल हमने क्या डिस्कस किया था? यस्टरडे वी हैव डिस्कस व्हाट? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज मोर देन बल्क यूनिट वेट। कल हमने डिस्कस किया था कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज मोर देन बल्क यूनिट वेट। इसका मतलब हमारी जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। इट मींस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके सबस्क्रिप्ट मैंने क्या लिख दिया? m लिख दिया, ये बताने के लिए कि ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्लियर यहां तक की कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा भी रेफरेंस निकालना उसमें? क्लियर है चीज? क्लियर है। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटीज की बात करते हैं हम, स्टैंडर्ड जो सॉइल है। और एक डाउट और क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको पहले दिन बोला था कि जो छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं उनमें डेंसनेस ज्यादा होती है, यानी उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा निकल के आती है। कैसे निकल के आती है वो स्टैंडर्ड डाटा देख लेते हैं। सो दैट स्टैंडर्ड डाटा कैन बी रेफर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स आर एज फॉलोज। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स आर एज फॉलोज। अब कौन कौन सी सॉइल है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है उसकी रेफरेंस निकालनी है हमें। सो सॉइल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन कौन सी सॉइल है हमारे पास? सॉइल है सैंड एंड ग्रेवल, तो सैंड एंड ग्रेवल। नेक्स्ट वी हैव सिल्ट एंड सिल्टी सैंड, तो सिल्ट एंड सिंडी सैंड। नेक्स्ट वी हैव इनऑर्गेनिक क्ले, so next we have inorganic clay. Next we have soil high in mica, so soil high in concentration of mica. Next mica के साथ आयरन भी बोल सकते हो, so mica and iron, so mica and iron. Next है organic soil, so next है organic soil. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इनकी? 2.65 से लेके 2.68। सिल्ट की थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी तो 2.66 से लेके 2.7। ऑर्गेनिक क्ले की और ज्यादा मिल जाएगी, इनऑर्गेनिक क्ले की और ज्यादा मिल जाएगी 2.7 से लेके 2.8। मिनरल्स हैं और ज्यादा मिलेगी 2.75 से लेके 2.85। ऑर्गेनिक की कंपैरेटिवली कम होती है 1 से लेके 2। चलिए देखिए, अब मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल की, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, रेफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकाली हुई है। पहली बात तो ये कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये मैंने कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है आपको? ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है?
इट इज टू स्पेसिफिक ग्रेविटी बीइंग रेफर्ड और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बीइंग रेफर्ड। ये टू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्लियर चीज। वेरिएशन चेक करो, सैंड और ग्रेवल की 2.65 से लेकर 2.68, सिल्ट और सिल्टी सैंड की 2.66 से लेकर 2.7, इनऑर्गेनिक क्ले की 2.7 से लेकर 2.8, सॉइल हाई इन माइका एंड आयरन 2.75 से लेकर 2.85, ऑर्गेनिक सॉइल की 1.2। अब कंक्लूजन क्या मिले, चेक दी कंक्लूजन। पहला फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, कोर्स ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर और कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर। किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, फाइन ग्रेन की, कोर्स ग्रेन की? हु स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर? फाइन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा। जैसे जैसे साइज कम होती जा रही है, किसकी? सॉलिड के पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? जितना छोटा पार्टिकल होता है उतनी कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है वो, जितना छोटा पार्टिकल है उतना ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो मैं ये कंक्लूजन लिख देता हूं नीचे। तो ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है? कंक्लूजन बोल रहा है फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैव मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है? ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है या इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? आउट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर? तो इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ज्यादा मिलेगी, किससे? ऑर्गेनिक से। तो एनवायरनमेंट में बता रखा है, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ एनवायरनमेंट आल्सो। So you can say that specific gravity of inorganic soil is more than organic soil. तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनऑर्गेनिक सॉइल की, वो ऑर्गेनिक सॉइल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारे सॉइल में मिनरल कंटेंट बढ़ जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? अगर हमारे सॉइल में मिनरल कंटेंट बढ़ जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर और लेस? So with increase in mineral content, specific gravity increases. So with increase in mineral content, specific gravity increases. तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो आपको बता दिए, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर मेंशन्ड। तो छोटे साइज के पार्टिकल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, मेटल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा निकल के आती है। तो अगर हमारे सॉइल के अंदर मेटल्स ज्यादा होंगे तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। इफ इन अवर सॉइल मेटल्स आर मोर, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी विल आल्सो कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। तो ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ऑल दी स्टैंडर्ड वैल्यूज आर गिवन टू यू। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सेकंड पॉइंट, कौन सा सेकंड पॉइंट? सारे पॉइंट तो बता दिए। वाई क्ले पार्टिकल्स आर मोर डेंसली पैक्ड देन, अच्छा क्ले किसने बनाई है? क्ले किसने बनाई है? क्ले किसने बनाई है? वाई विद इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट? बिकॉज मिनरल्स आर हैवियर। तो जब भी सवाल पूछते हो एक बार सोचा करो अपने दिमाग में क्या पूछने जा रहे हो। भैया मिनरल्स भारी होते हैं, आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी करेंगे आगे। आयरन खुद की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे 7 के आसपास जाएगी उसकी। आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे इंडिविजुअल आयरन की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7। तो अगर सॉइल में कोई भारी चीज डाल दोगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। सो मोर इज द मिनरल कंटेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स, मोर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जब ये मैंने वैल्यूज लिखी थी, मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया था आपको। मैंने जब वैल्यूज लिखी थी क्या बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये आपको वैल्यू दिखा रखी है, ऑब्जर्वेशन के ब्याह पे वैल्यू बता रखी है। और फिर साथ में जितना रीजन है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक बता दिया कि छोटे साइज के पार्टिकल ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आ रही है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक पार्टिकल, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आती है। क्योंकि मिनरल्स ज्यादा भारी होते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी उनकी ज्यादा होती है, इसलिए अगर सॉइल में ज्यादा हुए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा निकल के आती है। क्लियर है चीज? चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का पैकिंग से क्या लेना देना? जितनी ज्यादा अच्छी पैकिंग होगी उतनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आएगी। पैकिंग सॉलिड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैकिंग इनसाइड द सॉलिड।
तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं जितने ज्यादा डेंसली पैक्ड होंगे उतनी ही ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आएगी. मोर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी विच विल कम आउट. नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी in our standards is to be reported at the temperature of 27 degrees Celsius. तो उसको मैं नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख देता हूं. तो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी रेफर्ड दैट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड at 27 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट की जाती है. सॉफ्ट क्ले कैन कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स बट इट इज नॉट डेंस. अरे क्ले का सॉलिड है, मतलब कुछ बात समझनी नहीं है. सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं. इसलिए शुरू में बताया था कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलूं इसका मतलब सॉलिड है. वहां पे तो बोल दिया, हाँ समझ में आ गया. अब जब एप्लीकेशन की बारी है ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं. जब आप बोल रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है. तो क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा मैं, क्ले के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूं. क्लियर है महेश लालवानी? तो इसलिए शुरू में चीज बताई थी कि भैया सॉलिड अलग है, सॉइल अलग है. क्ले एज अ सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी कम मिलेगी, क्ले के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा मिलेगी. दो अलग अलग बातें हैं. तो कभी सॉइल और सॉलिड अलग अलग नहीं बोला जाता. अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट सॉलिड है. इस बात को मैंने शुरू में क्लियर किया. क्लियर इसलिए किया कि आगे टाइम वेस्ट नहीं हो, पर एंड रिजल्ट वही है, टाइम वेस्ट करना ही बड़ा मुझे अल्टीमेटली, क्योंकि टाइम मुझे वेस्ट करना ही बड़ा अल्टीमेटली. मैं ये चाहता था टाइम वेस्ट नहीं हो ये फालतू का. इसलिए शुरू में क्लियर किया था कि जब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलूं इसका मतलब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो. क्लियर है पूरी कहानी? सर इफ लिक्विड इज चेंज सच एज वी केरोसिन देन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल चेंज. भाई रुक जाओ, मेरी बात तो खत्म होने दो. कल भी डिस्कस किया था, जब मेरी बात पूरी खत्म हो जाए फिर डाउट पूछना. अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है पूरी, अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी बात चल रही है मेरी. स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस. हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिपोर्ट करते हैं 27 डिग्री पे. पर अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी और टेम्परेचर पे बतानी है तो वो भी बता सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड. इसका मतलब क्ले सॉलिड्स में मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग होती है. हाँ, इसका मतलब क्ले सॉलिड के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी क्लोज पैकिंग होती है. ये चीज मैंने बताई है आपको. दिस इज द पॉइंट बीइंग डिस्कस. पर क्ले एज अ सॉइल में वॉइड्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसके अंदर पैकिंग लूज निकल के आती है. हेंस द पैकिंग कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लूज. तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है. सो अगर आपको किसी और टेम्परेचर पे रिपोर्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, कंसेप्ट कैन बी यूज. क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? तो उसको लिखा हमने, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज टू बी रिपोर्टेड at any other temperature, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम रिपोर्ट करें at any other temperature, तो अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिपोर्ट करूं किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे, मैं प्रिंसिपल यूज करूंगा कि जो यूनिट वेट है सॉलिड का वो कांस्टेंट है. तो प्रिंसिपल टू बी यूज कि सॉलिड के यूनिट वेट में कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर के बदलने से. हाँ, टेम्परेचर के बदलने से फ्लूइड के यूनिट वेट में जरूर चेंज आ जाता है. तो विद चेंज इन टेम्परेचर देयर इज नो चेंज इन द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड, बट देयर इज चेंज इन द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड. सो आई यूज दिस कंसेप्ट टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट एनी अदर टेम्परेचर. किसी भी और टेम्परेचर पर निकाल सकते हो. कैसे? आप बोल सकते हो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड at 27 डिग्री सेल्सियस is equal to unit weight of solid at T डिग्री सेल्सियस. तो मैंने इस प्रिंसिपल को यूज कर लिया. यूनिट वेट ऑफ सॉलिड at 27 डिग्री सेल्सियस will be equal to specific gravity at 20 डिग्री सेल्सियस into unit weight of water at 27 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड अगर मैं यूज करूं T डिग्री सेल्सियस पे तो हम यूनिट वेट निकाल सकते हैं. कैसे? स्पेसिफिक ग्रेविटी at T डिग्री सेल्सियस into unit weight of water at T डिग्री सेल्सियस. तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई T डिग्री सेल्सियस पे? It is equal to specific gravity at 27 degree Celsius into unit weight of water at 27 degree Celsius divided by unit weight of water at T degree Celsius. So this is the principle to be applied to calculate the specific gravity at any other temperature than 27 degree Celsius. Clear है चीज? अभी करना है इसमें कुछ भी? Any point to be referred from this for anyone? तो हम रिपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को 27 डिग्री पे.
पर अगर किसी और टेम्परेचर पे रिपोर्ट करना है वो भी रिपोर्ट की जा सकती है, दैट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड यूजिंग द प्रिंसिपल कि जो यूनिट वेट है सॉलिड की वो क्या रहेगी, हर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगी। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फ्रॉम दिस स्टोरी? क्लियर है आधा की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और पहले जनरल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जनरल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेफर्ड with respect to, so specific gravity is referred with respect to water as standard fluid, as standard fluid, as standard fluid. But if it is to be, but if it is to be, but if it is to be, it is to be reported, if it is to be reported with respect to some other fluid, some other fluid, but if it's to be reported with respect to some other fluid, then again the same principle is used कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या है, कांस्टेंट है। तो हम रिपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को पानी के रिस्पेक्ट में, पर अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिपोर्ट करना है किसी और फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, अगेन द प्रिंसिपल यूज इज व्हाट, कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है, चाहे पानी यूज करो कोई और फ्लूइड यूज करो, इसमें चेंज नहीं निकल के आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इनटू व्हाट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि आपने पानी के रिस्पेक्ट में बताया। दिस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्लूइड into unit weight of that fluid, so into unit weight of that fluid. So specific gravity with respect to some other fluid will be equal to specific gravity with respect to water into unit weight of water to the unit weight of the fluid. What do you mean by unit weight of fluid to the unit weight of water? What do you mean by unit weight of the fluid to the unit weight of water? Unit weight of fluid to the unit weight of water क्या होगा ये? Unit weight of the fluid to the unit weight of water, ये क्या निकल के आ जाएगी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगी फ्लूइड की। दिस विल बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है फ्लूइड की, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गई फ्लूइड की। तो अगर पानी की जगह कोई और फ्लूइड आया, हम उसके रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, दैट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड। क्लियर है पूरी कहानी? अब मेरी बात खत्म हो गई है। नाउ आई हैव डिस्कस एवरीथिंग रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। Now whatever was to be discussed for specific gravity I have completed. अब कोई चीज बची हुई हो या कोई और चीज दिमाग में आ रही हो तो पूछ लो। क्लियर है आधा की कहानी? स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, इसको जीएफ बोल दिया। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी इज लोअर फॉर ऑर्गेनिक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में वो लूजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर वो लूजली पैक्ड होते हैं। सॉइल का मतलब यहाँ पे सॉलिड है, हियर सॉइल मीन सॉलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाउ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन दैट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। लेक्चर में पीछे बता रखा है 3-4 बार, उसको रिपीट करके सुन लेना। एक चीज अभी 5 बार बता दी, फिर वही चीज। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, so next of the property to be referred, next of the property to be referred is density index, density index or relative density or degree of density, or degree of density, or degree of density, degree of density. Weight of 1 kg of cotton equals to weight of 1 kg of iron. How specific gravity will decide the relationship between them. फिर से अश्विनी कुमार, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें,
ना अभी समझ में आया ना आगे समझ में आया है। जब आप बोल रहे हो वेट ऑफ 1 kg ऑफ कॉटन इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg ऑफ इज इक्वल टू 1 kg ऑफ व्हाट आयरन, यहाँ पे आपने किसको कंपेयर किया है? पूरे कंपाउंड को कंपेयर किया है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो 100 बार बोल दिया ये चीज, तब भी समझ में नहीं आई तो आगे भी कभी समझ में नहीं आएगी। कॉटन में सॉलिड भी है, कॉटन में अंदर हवा भी है, तो आप हवा और सॉलिड दोनों को 1 किलो लेके चल रहे हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब सिर्फ सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो अभी 10 बार मैंने बोल दिया, 11वीं बार वापस बता दिया कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोली जाएगी वो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इट इज सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। पर जब आपने 1 kg कॉटन बोला, आपने 1 किलो मास लिया है कॉटन के सॉलिड का और अंदर जो हवा भरी हुई है उसका भी। क्लियर है? तो इसलिए जो चीज बोल रहा हूं वो बैठ के सुनो पहले। एक बार समझ में नहीं आती दोबारा सुनो, दूसरी बार समझ में नहीं आती तीसरी बार सुनो। आपके पास तो फायदा है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, सुनते जाओ उसको, सारी बात समझ में आ जाएगी। 8th प्रॉपर्टी है ये, 8th प्रॉपर्टी है तो इसको 8 लिख दो। सो 8th प्रॉपर्टी है ये। सो दिस इज द 8th प्रॉपर्टी। सो 8th प्रॉपर्टी। चलिए, so next of the point of reference is density index, very important property. Why very important property? पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था, पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल, बट नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, इन रिलेटिव टर्म। उसको अगर वापस मैं रिकॉल कराऊं, डेंसनेस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राई यूनिट वेट। जो हमारी डेंसनेस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ड्राई यूनिट वेट के, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके? वॉइड रेशियो के। तो हाँ, वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी हमें डेंसनेस बताती है, पर ये रिलेटिव टर्म में बताती है। कैसे? एक सॉइल है उसकी वॉइड रेशियो है 0.2, दूसरी सॉइल है उसकी वॉइड रेशियो है 0.3। तो जिस सॉइल की वॉइड रेशियो कम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, इसका मतलब ये ज्यादा डेंस है, इट इज मोर डेंस। तो आप बोल सकते हो पहली वाली सॉइल ज्यादा डेंस है दूसरी वाली सॉइल से, पर कितनी ये नहीं बताया जा सकता। दिस कैन नॉट बी रेफर्ड। हम ये भी नहीं बता सकते पहली वाली सॉइल कितनी डेंस है या दूसरी वाली सॉइल कितनी डेंस है। उसी तरीके से एक सॉइल की ड्राई यूनिट वेट है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दूसरे वाले सॉइल की ड्राई यूनिट वेट है 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जिस सॉइल की ड्राई यूनिट वेट ज्यादा, वो ज्यादा डेंस है। किससे? दूसरी वाली से जिसकी ड्राई यूनिट वेट क्या है? कम है। तो आप बोल सकते हो पहली वाली सॉइल ज्यादा डेंस है दूसरी वाली सॉइल से, पर कितनी ये नहीं बताया जा सकता। ये भी नहीं बताया जा सकता कि पहली वाली सॉइल कितनी ज्यादा डेंस है या दूसरी वाली सॉइल कितनी ज्यादा लूज है। तो हाँ, वॉइड रेशियो और ड्राई यूनिट वेट हमें डेंसनेस बताते हैं, पर एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताते। पर हमें इस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट टर्म में भी मेजर करना है। उस एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास पैरामीटर है डेंसिटी इंडेक्स। तो इसलिए डेंसिटी इंडेक्स की सिग्निफिकेंस वॉइड रेशियो से भी ज्यादा होती है, डेंसिटी इंडेक्स की सिग्निफिकेंस ड्राई यूनिट वेट से भी ज्यादा होती है। अब डेंसिटी इंडेक्स को रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं, डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोल देते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ। बाकी आगे इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दैट कैन बी रेफर्ड। हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड उसको हम अलग से निकाल सकते हैं, तो वो हम सेपरेटली एनालाइज कर लेंगे कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है। सो हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड बाय अस। तो अगर इसकी रेफरेंस निकाले कैसे डिफाइन किया हुआ है? इट इज डिफाइंड एज, तो अगर इसकी रेफरेंस निकाले, इट इज डिफाइंड एज ratio of, so it is defined as ratio of, difference of, so it is defined as ratio of difference of void ratio of soil in loosest state, void ratio of the soil in loosest state and natural state to the difference of void ratio of soil in densest state
in denser state and natural state एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पूछ रहे हैं एंड नेचुरल स्टेट। चलिए देखिए, तो डेंसिटी इंडेक्स कैसे डिफाइन की हुई है? इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल in its loosest state and natural state to the void ratio of the soil in its loosest state and void ratio of the soil in its difference of void ratio of the soil in its loosest state and densest state. Void ratio of the soil in loosest state and densest state So this is how density index is being defined. कैसे डिफाइन किया हुआ है चेक करो। तो इसकी सिग्निफिकेंस तो बता दिया आपको, इट्स सिग्निफिकेंस इज बीइंग डिस्कस। अब डिफाइन कैसे किया इसको हमने? ये डिफाइंड है रेशो का। किसकी रेशो का? रेशो ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस किसकी? वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। तो अगर मुझे बताओ सॉइल अपनी लूजेस्ट स्टेट में है, उसमें वॉइड्स मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे? अगर सॉइल अपनी लूजेस्ट स्टेट में है तो उसके अंदर वॉइड्स मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे? सॉइल प्रेजेंटली अपनी लूजेस्ट स्टेट में है तो उसके अंदर जो वॉइड्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे? इट विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। अगर वॉइड्स मैक्सिमम है तो वॉइड रेशो, अगर वॉइड्स मैक्सिमम है तो वॉइड रेशो वो भी मैक्सिमम निकल के आएगा। तो इट इज द वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। ई क्या है? वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन नेचुरल स्टेट टू द डिफरेंस ऑफ व्हाट? वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट। अब मुझे ये बताओ, अगर सॉइल अपनी डेंसेस्ट स्टेट में है तो उसमें वॉइड्स मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे? अगर सॉइल अपनी डेंसेस्ट स्टेट में है तो उसमें वॉइड्स मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे? अगर सॉइल अपनी डेंसेस्ट स्टेट में है तो उसमें वॉइड्स होंगे मिनिमम, यानी वॉइड रेशो भी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो वॉइड रेशो भी आ गई मिनिमम। तो ये रेशो है डिफरेंस ऑफ वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड नेचुरल स्टेट टू द वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट। क्लियर है चीज? अरे रुक जाओ, फिर से आगे, मतलब अभी डेंसिटी इंडेक्स खत्म भी नहीं किया। सर कैसे निकालेंगे इसको? ये पिछले 5 दिनों से ये पूछ रहा है, सर कैसे निकालेंगे इसको? तुम ही हो ना जो पिछले 5 दिनों से पूछ रहे हो हर प्रॉपर्टी में, सर कैसे निकालेंगे इसको? 100 बार पूछ रहे हैं सवाल, सर कैसे निकालेंगे? हर बार सेम जवाब दिया है कि भाई अजी अभी प्रॉपर्टी कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी खत्म हो जाए इसको मेजर करने का तरीका बता दूंगा आगे, पहले प्रॉपर्टी तो खत्म होने दो। सर कैसे निकालेंगे लूजर स्टेट के अंदर? प्रॉपर्टी खत्म हो जाए उसके बाद बता दूंगा। आई डिस्कस दैट पॉइंट ऑल्सो। पिछले 5 दिनों से वही पूछे जा रहा है, सर कैसे निकालेंगे, सर प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? रुक जाओ, 5-10 दिन रुक जाओ, जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी उसके बाद निकालेंगे उसे। देन विल डिस्कस हाउ टू फाइंड इट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये ई मैक्स और ई मिनिमम क्या होता है उसको मेंशन कर देते हैं। तो ई मैक्स और ई मिनिमम फॉर योर रेफरेंस, ई मैक्स है वॉइड रेशो इन लूजेस्ट स्टेट। सो वॉइड रेशो इन लूजेस्ट स्टेट, this is void ratio in natural state, then void ratio in densest state, ये void ratio है सॉइल की डेंसेस्ट स्टेट के अंदर। ई मिनिमम पे 0 पॉसिबल है क्या? विकी देसाई, अगर void ratio 0 हो गया मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो गई। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो गई क्या वो सॉइल कहलाएगी? अगर void ratio 0 हो गई यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो गया, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो गया क्या वो मीडियम सॉइल कहलाएगा? हाँ, आपका ही जवाब दे रहा हूं मैं। अगर सॉइल के अंदर वॉइड 0 हो जाएगी क्या वो सॉइल कहलाएगा? इट विल नॉट बी टर्म्ड एज सॉइल। बात सॉइल की चल रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट दी सॉइल। इसलिए जब क्लास लगाते हो पीछे वाली लेक्चर लगा के आया करो, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ऑल दी पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड। तो ई मिनिमम 0 नहीं हो सकता सॉइल के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी degree of compactness, of natural cohesionless soil, in
एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट टर्म natural cohesion as soil in absolute term and is not applicable for cohesive soil and is not applicable for is not applicable for and is not applicable for cohesive soil. ये cohesive soil के लिए काम नहीं करता. This parameter is not for cohesive soil, not applicable for cohesive soil due to uncertainties involved due to uncertainties involved in finding the uncertainties involved in finding the void ratio of cohesive soil in loosest state, void ratio of cohesive soil in loosest state. So void ratio of cohesive soil in loosest state. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या लिखी. पहले तो आपको उसका सिग्निफिकेंस बता दिया. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है ये जो डेंसिटी इंडेक्स है हमारी, दिस डेंसिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल. ये डेंसिटी इंडेक्स हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ डेंसनेस बताने के लिए. किसकी? सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल की. दिस पैरामीटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कोहेसिव सॉइल. ये पैरामीटर काम नहीं करता कोहेसिव सॉइल के लिए. अब क्यों काम नहीं करता कोहेसिव सॉइल के लिए? उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही मेंशन्ड है. कैसे मेंशन्ड है? अगर मुझे डेंसिटी इंडेक्स निकालनी है, मुझे ये तीनों वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, नेचुरल स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट ओवर द सॉइल. क्या टेस्ट है? वो टेस्टिंग आगे करेंगे सॉइल की हम. अब कोहेसिव सॉइल में दिक्कत ये आती है कि हम उसकी लूजेस्ट स्टेट में लैब में कोई टेस्ट परफॉर्म करके वॉइड रेशियो नहीं निकाल पाते. तो क्योंकि कोहेसिव सॉइल में हम वॉइड रेशियो लूजेस्ट स्टेट में नहीं निकाल पाते, ये पैरामीटर कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्ले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हो. पर दिक्कत ये है कि जब अप्लाई करने जाओगे आपको उसकी वॉइड रेशियो की वैल्यू ही नहीं पता होगी लूजेस्ट स्टेट के अंदर, क्योंकि वो वैल्यू हम टेस्ट परफॉर्म करके निकालेंगे आगे. और जब टेस्ट डिस्कस कर रहे होंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि क्ले के अंदर ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि लूजेस्ट स्टेट में हम उसका वॉइड रेशियो नहीं निकाल पाते. अभी के लिए आपको ये जानकारी दे दी. फॉर नाउ इंफॉर्मेशन इज गिवन कि ये पैरामीटर एप्लीकेबल है सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए. क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू दिस? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये बताओ इफ E इज इक्वल टू E मैक्सिमम, अगर E मैक्सिमम के बराबर है, यानी नेचुरल स्टेट में सॉइल कैसी है? लूजेस्ट है. अगर नेचुरल स्टेट में सॉइल लूजेस्ट स्टेट के अंदर है तो हमारी डेंसिटी इंडेक्स कितनी हो जाएगी? अगर नेचुरल स्टेट में ही सॉइल लूजेस्ट स्टेट के अंदर है तो हमारी डेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगी? चेक कर लो. इफ E is equal to E maximum, our density index will come out to be how much? 0%. अगर नेचुरल स्टेट में ही सॉइल हमारी डेंसेस्ट स्टेट में है, अगर नेचुरल स्टेट में सॉइल हमारी डेंसेस्ट स्टेट के अंदर है तो E मिनिमम के बराबर हो जाएगी. इसका मतलब डेंसिटी इंडेक्स कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा. यानी कंक्लूजन क्या मिला? व्हाट द कंक्लूजन बीइंग डिराइव्ड? द कंक्लूजन बीइंग डिराइव्ड इज डेंसिटी इंडेक्स किसके बीच में फॉल करती है? डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है 100% से लेके, तो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है 100% से लेके 0% के बीच में. आप फ्रैक्शन के टर्म में बोल सकते हो, यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. तो आप बोल सकते हो डेंसिटी इंडेक्स 1 से लेके कहां तक होता है? 0 के बीच में लाई करता है. इसका मतलब हमारा डेंसिटी इंडेक्स आईडी, सो डेंसिटी इंडेक्स आईडी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? डेंसिटी इंडेक्स फंक्शन हो गया किसका? वॉइड रेशियो का. इट मींस अवर डेंसिटी इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो. इसको आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हो. आई कैन शो दिस वेरिएशन ग्राफिकली ऑल्सो. तो इसको ग्राफिकली चेक करें. तो अगर इसको ग्राफिकली चेक करें, y एक्सिस पे है डेंसिटी इंडेक्स, x एक्सिस पे है वॉइड रेशियो. सो ऑन x एक्सिस वी हैव वॉइड रेशियो, तो x एक्सिस पे हमारी वॉइड रेशियो. तो अगर हमारी वॉइड रेशियो, इफ अवर वॉइड रेशियो इज मिनिमम, तो अगर हमारी वॉइड रेशियो मिनिमम है, सो इफ अवर वॉइड रेशियो इज मिनिमम, इसको एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड कर दिया. अगर हमारी वॉइड रेशियो मिनिमम है, इफ द वॉइड रेशियो इज मिनिमम, डेंसिटी इंडेक्स कितनी निकल के आएगी?
So if our void ratio is minimum, density index will come out to be how much? 100% or 1. अगर हमारी void ratio maximum है, if void ratio is maximum, density index will come out to be 0. Density index 0 निकल के आ जाएगी. Any point to refer from this now? Next point of reference. अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो डेंसनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ड्राई यूनिट वेट के. सिल्ट इज इंक्लूडेड. इज सिल्ट कोहेसिव सॉइल? क्या सिल्ट कोहेसिव सॉइल है? क्या सिल्ट कोहेसिव सॉइल है? तो मैंने बोला ये एप्लीकेबल है कोहेजनलेस सॉइल के लिए. तो आप बता दो क्या सिल्ट कोहेसिव सॉइल है? सिल्ट इज नॉट अ कोहेसिव सॉइल. तो कोहेजन नहीं होता सिल्ट के अंदर. बहुत बढ़िया. तो सिल्ट इज नॉन कोहेसिव सॉइल. बहुत बढ़िया सॉइल मैकेनिक्स कर रखी है आपने पहले. बहुत बढ़िया सॉइल मैकेनिक्स कर रखी है. मतलब सिल्ट में कोहेजन अवेलेबल नहीं होती. देयर इज नो कोहेजन अवेलेबल इन दी सिल्ट. ये सिल्ट भी कोहेसिव सॉइल है. कोहेजन होता है उसके अंदर भी. कोहेजन भी होता है, फ्रिक्शन भी होता है इसके अंदर. इट पोजेस कोहेजन ऑल्सो, इट पोजेस फ्रिक्शन ऑल्सो. तो मैंने ये तो पूछा ही नहीं कम या ज्यादा है. मैंने तो बस ये पूछा है क्या कोहेजन है उसके अंदर. आपने बोला नहीं कोहेजन नहीं है उसके अंदर. So it also consists of cohesion. उसमें भी cohesion present होती है तो वो भी cohesive soil है. It is also cohesive soil. So अभी पीछे डिस्कस किया हमने. We have discussed that denseness is inversely proportional to void ratio and directly proportional to dry unit weight. ये directly proportional dry unit weight के. इसका मतलब void ratio और dry unit weight में क्या relationship निकल के आ गई? इसका मतलब void ratio और dry unit weight में क्या relationship निकल के आ गई? Inverse relationship है. इसका मतलब if E is equal to E maximum, gamma D will be equal to gamma D minimum. जब void ratio maximum होगा, dry unit weight क्या होगी? Minimum होगी. आप बोल सकते हो E is equal to E minimum, gamma D will be equal to gamma D maximum. gamma D किसके बराबर हो जाएगी? gamma D maximum के बराबर हो जाएगी. यानी आप डेंसिटी इंडेक्स को किसके टर्म में लिख सकते हो? आप डेंसिटी इंडेक्स को ड्राई यूनिट वेट के टर्म में भी लिख सकते हो. हम डेंसिटी इंडेक्स को ड्राई यूनिट वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे? 1 अपॉन गामा डी मिनिमम अपॉन 1 बाय गामा डी डिवाइड बाय 1 बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाय गामा डी मैक्सिमम इन 200. तो सेम डेंसिटी इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. तो ये हमने ड्राई यूनिट वेट के टर्म में लिख दिया. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any point to be referred from this for anyone? Next point of reference. हमने बोला ये डेंसिटी इंडेक्स हमें एब्सोल्यूट टर्म में डेंसनेस बताता है. कैसे बताता है? चेक कर लो. तो वैल्यू है डेंसिटी इंडेक्स की. नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ डेंसनेस. सो डिग्री ऑफ डेंसनेस. तो अगर हम डेंसिटी इंडेक्स को रिलेट करें डिग्री ऑफ डेंसनेस के साथ एब्सोल्यूट टर्म में, दिस इज द एब्सोल्यूट रिलेशनशिप बिटवीन. सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको. यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस. सो दिस इज वेरी लूज सॉइल. तो वेरी लूज सॉइल. दिस इज लूज सॉइल. ये लूज सॉइल है. देन वी हैव मीडियम डेंस सॉइल. सो मीडियम डेंस सॉइल. देन वी हैव डेंस सॉइल. फिर हमारे पास डेंस सॉइल है. लास्ट वी हैव वेरी डेंस सॉइल. लास्ट में हमारे पास वेरी डेंस सॉइल है. तो डेंसिटी इंडेक्स हमें डेंसिटी बताता है सॉइल की इन एब्सोल्यूट टर्म्स. ये एब्सोल्यूट टर्म में निकल के आ गई है जानकारी. अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से. एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना है.